भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना को प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण माना जाता है। इस दौरान भारतीय सभ्यता में नई विशेषताओं का समावेश हुआ और हमें मध्य भारत में तुर्की इस्लामिक कला और साथ साथ में अन्य विशेषताओं को देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल को समझेंगे और किस प्रकार भारत में इस्लामी का उदय हुआ उसको भी समझेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हमारी क्लास की हाईलाइट्स। तो हमारी जो क्लास है वह इस सीक्वेंस में रहेगी। सबसे पहले जानेंगे कैसे भारत में अरब और सिंधु का आक्रमण हुआ और भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। बाद में कौन कौन से वंश आए और किसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता थी सभी को समझेंगे। जनरली ऐसा हुआ कि जिस समय भारत में तुर्कों ने स्थापना की अपने वंश की, तो उस समय उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र इनके अधीन था और यहाँ पर इन्होंने अपने शासन करते हुए नई नई विशेषताओं को स्थापित किया था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न हम लोगों से यहाँ पूछा जा सकता है या इस खंड से आ सकता है। तो हमें पता लग रहा है कि पूछा जा रहा है सल्तनत कालीन उत्तर प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो सल्तनत काल जो है वह काफी लंबा है और जहाँ जितने भी शासक होते हैं मुगलों से पहले हम उन सभी को सल्तनत काल में ही शामिल करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आपके लिए ये पूरा सेगमेंट काफी लंबा है, लेकिन मुख्य बात जो है वह उत्तर प्रदेश के संबंध में की जा रही है। तो अब जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं, चाहे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ें या फिर हम लोग क्लासेस लें या हम लोग मेन बुक्स पढ़ते हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो मेन पढ़ते हैं। यानी कि जो हिस्ट्री होता है हमारा वो पूरा भारत के कंटेक्स्ट में होता है। भारत में कहीं पर कुछ भी होगा वो ओवरऑल हम लोग देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समस्याएं कब खड़ी हो जाती है, जब हमसे बोल दिया जाता है कि अब भाई आपको सिर्फ भारत में से उत्तर प्रदेश निकालना है और सिर्फ उसी का अध्ययन करना है और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां आपको उत्तर प्रदेश ही देखने को मिलेगा, उसी की बात होगी, क्योंकि पेपर 5 में सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ही की जा रही है। बात क्लियर है आप लोग को? तो इसी प्रकार जरूरी है कि हम लोग जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है या जो भी कहानियां हमें देखने को मिल रही हैं उनको हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अच्छे से समझ लें। तो चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं हमारी बाकी सभी बातों को। मैं आप लोग को लंबे समय से चीजें बता रहा हूं, तो पिछली क्लासेस जो है वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हर्षवर्धन के काल में, या फिर हम लोग ने पढ़ा प्रतिहार, पिछला वीडियो त्रिपक्षीय संघर्ष पे था। तो हमें पता लगता है कि इस दौरान जिस समय प्रतिहार लोग पश्चिमी भारत पे शासन कर रहे थे, तो उनके काल में हमको यह पता लगता है कि अरबों का आक्रमण हुआ और यह एक वृत्ति बनी हुई है एक लंबे समय से कि मध्य एशिया की ओर से अलग अलग आक्रमण भारत पे हुए। लेकिन प्राचीन काल में हमें स्थिति जो पता लगती है वह यह पता लगती है कि चाहे मौर्य काल हो या फिर मौर्यों के बाद गुप्त काल हो, गुप्तोत्तर काल हो या फिर उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति हो, सभी के समय भारत में कोई ना कोई मजबूत राजवंश रहा और उसका शासन इस प्रकार था कि उसने बाकी लोगों को भारत में ना तो ठीक से प्रवेश करने दिया और ना ही वहां पर नए वंशों की स्थापना करने दी। हालांकि हमें पता लगता है कि इस दौरान पार्थियन, हिंद बैक्टीरियन और यवन वगैरह आए थे, लेकिन लंबे समय तक ये लोग नहीं टिक पाए क्योंकि भारत में संघर्ष बहुत अधिक चल रहा था और स्थिति अपने शीर्ष पर पहुंची हुई थी। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद में सभी भारत के क्षेत्र छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएंगे और साथ साथ हमें पता लगेगा कि सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य बन गए। एक समय ऐसा आएगा, हमने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत किया था कि गुर्जर प्रतिहार शीर्ष पर है, मिहिर भोज और महेंद्रपाल शासन कर रहे थे उस समय, तो हमें यह सभी चीज देखने को मिली। लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति बदलेगी और चाहे पाल हो, प्रतिहार हो, राष्ट्रकूट हो या फिर इसके अलावा अन्य शासक, सब कमजोर हो जाएंगे उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत की स्थिति बहुत मजबूत रहती है। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या होता है, चोल साम्राज्य चल रहा है, तो पोन्नियन सेल्वन वाली कहानियां देखी आप लोगों ने, ठीक है, तो उसमें ये सभी चीजें दिखाई भी गई हैं। तो एक बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने दक्षिण भारत में स्थापित कर लिया था। तो जो कमजोर स्थिति वह उत्तर भारत की थी और उत्तर भारत से ही अब यह संक्रमण पूरा पूरा हुआ और सबसे पहले हमें पता लगता है कि लगभग 8वीं शताब्दी में अरबों ने आक्रमण किया था और अरबों ने जिस समय आक्रमण किया भारत पे, तो उन लोग का मुख्य उद्देश्य था भारत का आकर्षण, यानी कि भारत की जो विलासिता थी, जो यहाँ की धन संपदा थी, उसने इन लोग को आकर्षित किया। तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको भारत में आकर के सिर्फ लूट का कार्य करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मंदिरों पे हमला करा उन लोगों ने, अलग अलग भवनों पे, महलों पे आक्रमण किया और वहां उन्हें जो भी धन दौलत संपदा मिली उन्होंने लूटने का कार्य उसको कर लिया और वो लेकर के उसको वापस चले गए। लेकिन उस समय जब यह सब काम हुआ तो एक और कारण था, वह यह था कि जो तत्कालीन शासक थे भाई उनकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत थी यहाँ पर। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक तो लूट
उसके बाद में वह एक स्थायी शासन यहाँ पर भारत में नहीं स्थापित कर पाए। लेकिन हमें पता लगता है कि जैसे जैसे समय बदलता है तो 11वीं 12वीं शताब्दी आते आते भारत अनेक खंडों में विभाजित हो जाएगा और अब यहाँ पे इन लोग को मौका मिल जाएगा कि अब आप एक अच्छा शासन स्थापित कर पाए। तो समझते हैं आगे की कहानी अब क्या हुई और कैसे इन लोगों ने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाया और उस लाभ से इन्होंने यहाँ पर अब पूरा का पूरा संक्रमण किया, परिवर्तन किया और भारत में एक नई दिशा इन लोगों ने शुरू कर दी। तो हमें पता लगता है कि भाई सबसे पहले अरब आए, जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सिंध पर इन लोगों ने विजय प्राप्त की। जब अरबों का परिवर्तन हुआ तो अरबों का स्थान लिया ईरानियों ने, तो ईरानियों ने भी ऐसा प्रयास किया पर यह सफल नहीं हो पाए। सफल कौन हुए? तुर्क हुए और तुर्कों ने ही भारत में इस्लाम की स्थापना की। बात क्लियर है? तो ये तीनों के तीनों जो रहे उस समय के मुख्य लोग, चाहे वह अरब हो, चाहे ईरानी हो, वह तुर्क हो, आप लोग को पता होना चाहिए कैसे समय अंतराल पे यह सभी भारत में आए। ठीक, तो हम लोग की जो क्लास है वह मुख्य रूप से तुर्कों पे फोकस है, क्योंकि सारा काम यही लोग करेंगे। बताते हैं कि तुर्कों ने भारत में 2 चरणों में आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो 2 चरणों में आक्रमण किया, तो दोनों ही चरण जो थे वो अलग अलग शताब्दियों के थे। पहला था 11वीं शताब्दी और दूसरा था 12वीं शताब्दी। अब देखिए समय में और ज्यादा गैप हो जा रहा है। बता रहे हैं 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। जनरली आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको यह वर्ड देखने को मिलेगा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरी की पूरी शताब्दी होती है उस शताब्दी को यहाँ पर 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 2 भागों में कैसे विभाजित कर रहे हैं? उसका जो मिड होता है यानी कि 50वां वर्ष, तो 50 वर्ष से पहले की स्थिति और 50वें वर्ष से बाद की स्थिति दोनों को ही इस आधार में विभाजित कर दिया जाता है। तो 50वें वर्ष से पहले की स्थिति पूर्वार्ध, 50वें वर्ष से बाद की स्थिति उत्तरार्ध। तो इस प्रकार से ही इसको पढ़ा जाता है। कह रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में भारत पे हमला किया महमूद गजनी ने। महमूद गजनी भारत आया था। बताते हैं कि मुख्य उद्देश्य लूट खसौट ही था, तो इसने मंदिरों पे हमला किया, भारतीय जनता को लूटा, महल वगैरह जो भी इसको दिख पाया वह सभी इसने लूटे और बहुत अधिक मात्रा में भारत से धन लेकर के यह वापस गया था, अपने गजनी किया था। लेकिन बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में महमूद गौरी का जो आक्रमण था, मोहम्मद गौरी का आक्रमण बाकियों से आक्रमण से अलग था। अब बाकियों के आक्रमण से कैसा अलग था कि बाकी लोग आए, लूटे और चले गए। मोहम्मद गौरी यह काम नहीं करेगा। मोहम्मद गौरी कुछ नया काम करेगा। जब ये भारत में आएगा तो इसको हमला करेगा और यहाँ पे धन संपदा लूटेगा। लेकिन जिस समय यहाँ पर धन लूट रहा होगा ना, तो यार आप एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई प्रवेश करे और आकर के चोरी करने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में यदि आप घर में उपस्थित हैं तो क्या करेंगे? उसका प्रतिरोध करेंगे, आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसके बाद में उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। यही काम तो होता है। अब यह आया भारत में, कौन? मोहम्मद गौरी। यह भारत में आया, इसने भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से हमला किया। तो जिस दौरान इसने भारत में हमला किया तो इसने एक खास चीज नोटिस की कि मैं इतनी दूर से भारत आया, ठीक, मैं एक जगह पे राजवंश चला रहा हूँ, शासन कर रहा हूँ, मेरे अधीन एक बड़ी जनता है, एक अच्छी सेना है, तो मैं वहां से आया भारत, तो मैंने हमला किया। लेकिन जब मैं भारत में आया तो आने के बाद में मेरा तो किसी ने प्रतिरोध ही नहीं किया। यानी कि भारत में ये आया और सब जगह पे लूट रहा है और लोगों को मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई इसे रोक नहीं रहा। जब उसे ये चीज पता लगी तो उसने नोटिस किया कि जब मुझे कोई नहीं रोक रहा है तो इसका मतलब अभी यहाँ पर राजनीतिक स्थिति शून्य पर है। यानी कि कोई भी मजबूत शासक नहीं है जो मेरे सामने खड़ा होता और मुझे हरा देता। ऐसी स्थिति में इसने भी अपनी परिस्थितियों का लाभ उठाया और भारत की परिस्थितियों का लाभ उठाते उसने क्या किया? इसके अधीन बहुत सारे गुलाम रहा करते थे। यह व्यवस्था इनकी जो थी वह पूरी गुलामों पर चलती थी, दास व्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन इनके जो दास थे वो ऐसे दास नहीं थे कि घरों में काम करना है, आपके खेतों में पानी दे रहा है, नहीं। इनके दास हुआ करते थे योद्धा। तो इनका एक प्रमुख दास था। इसने क्या किया कि अपने दास को कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूं वापस अपने मुख्य शासन में और अपने साम्राज्य में रहते हुए व्यवस्था चलाऊंगा, लेकिन भारत पे हमने अब विजय प्राप्त कर ली है और मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मेरा खुद का शासन संकट में पड़ जाएगा, मेरे साम्राज्य में जनता विद्रोह कर देगी। तो ऐसी स्थिति में मैं वापस चाह रहा हूं, लेकिन मैं भारत को या दिल्ली की जो गद्दी है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यह भी मेरे अधीन रहे। तो ऐसी स्थिति में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ा और कहा कि व्यवस्था का संचालन करो और व्यवस्था को मेरे नाम पर आगे बढ़ाओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। तो इसीलिए भारत में जो स्थापना होती है कब होती है? 1200
6 ईस्वी में होती है स्थापना। तो बताते हैं कि इस दौरान जिस वंश की स्थापना भारत में हुई उसको कहते हैं गुलाम वंश, या इसको बहुत सारे लोग ममलूक वंश भी बोल देते हैं। तो यह गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। साथ साथ अब इसके तहत ही भारत में आ जाएगी एक नई व्यवस्था, और भारत में अब जो व्यवस्था है उसको इस्लामी व्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। बात क्लियर है सभी लोग को? तो यह हुआ अब ट्रांजिशन, और अब आ गए नए लोग। ठीक है, ऑल क्लियर है सभी लोग को? तो इस प्रकार से यह सभी लोग भारत में आए, सत्ता स्थापित की। बताते हैं कि इस समय इनका जो शासन था उसमें लगभग पूरा उत्तर प्रदेश शामिल था। तो इनका शासन धीरे धीरे, अब शुरुआत में नहीं, समझो बात को, मैंने हमेशा कहा है कि शुरुआत में सारे काम अचानक से नहीं होंगे, रातों रात ट्रांजिशन नहीं होता भाई। अब क्या होगा कि भाई ये आया, इसने एक छोटी सी जगह पे व्यवस्था स्थापित की। अब इसने वो जगह छोड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अधिक ध्यान नहीं देगा चीजों में, तो उसके बाद में व्यवस्था बदलेगी, और व्यवस्था बदलते हुए इल्तुतमिश के हाथों में आएगी। तब वह करेगा मुख्य कार्य, और वह व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ में उसका विस्तार भी करेगा। बात क्लियर है सभी लोग को? तो उस सभी को जानने से पहले अब जरूरी है कि पूरी कहानी तो आप लोग को पता लग गई है। तो पूरी कहानी जानने के बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत की परिस्थितियां क्या थी या विशेषताएं क्या थी, जिसकी वजह से ये लोग भारत आए और यहाँ से व्यवस्था संचालन इन्होंने बढ़िया से किया। ठीक है, तो थोड़ा सा बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वंश पे आ जाएंगे और समझेंगे किस किस वंश के लोगों ने क्या क्या खास कार्य किया, कैसे कैसे नए नए शहर बसाए, साम्राज्य विस्तार किया, कहाँ कौन अच्छा, इत्यादि इत्यादि। हालांकि मैं बिल्कुल आप लोगों से यहाँ पर ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सभी चीजें भारत के इतिहास में पढ़ ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, तो पता लगता है कि भारत की स्थिति अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी। अलग अलग जगह छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे हैं, और कहीं पे हिंदू राज्य है जैसे कि जयपाल संभाल रहा है, कहीं पे भाई लोहार वंश है। पता लगता है कि सिंध और मुल्तान में करामीता मुसलमानों का शासन चल रहा है, कन्नौज में प्रतिहार शासन चला रहे हैं। अंत हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का ऐसे तो देखा था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत में क्या हुआ था कि कन्नौज की लड़ाई थी और कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारों का शासन स्थापित हो गया था। लेकिन ये वो वाले गुर्जर प्रतिहार नहीं थे जिनकी हम लोगों ने बात की थी। वो वाले मतलब कि जिन लोगों का शौर्य था, पराक्रमी थे, महान योद्धा थे, ये वो वाले नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस समय प्रतिहार वंश कमजोर हो गया बहुत ज्यादा, और अगर आप इनसे लड़ेंगे तो बता ही आप तुरंत के तुरंत यहाँ पे कन्नौज को हथियार लेंगे। ऐसे ही बताते कि पंजाब में गजनी वंश के शासक खुसरो मलिक का शासन चल रहा था। तो ऐसे ही व्यवस्था अलग अलग शासकों के, छोटे छोटे शासकों के हाथ में थी। भारत की मुख्य व्यवस्था जो थी, अब बताते हैं कि सामंतवादी हो गई थी। सामंतवादी व्यवस्था तो सभी समझते हैं कि क्या होगा, एक मुख्य शासक जो केंद्र संभाल रहा होगा, यानी कि आप मुख्य हैं यहाँ पर, ये क्या करेगा, हर जगह खुद नहीं जाएगा, अपने प्रांतीय प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा। तो प्रांतीय प्रतिनिधियों को इस समय जो काम दिया गया था वह नाम सामंत ही था। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से सारा का सारा काम चल रहा था। तो अब पूरी की पूरी जनता थी, जनता को केंद्र शासन में विश्वास हुआ करता था। अब जनता जुड़ी हुई है केंद्रीय शासन से, लेकिन उसके बाद हमें पता लगता है कि केंद्र तो जनता से जुड़े ही नहीं रहा है, ये कनेक्शन नहीं बिठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनता की आस्था कम हो जाएगी केंद्र में, और सामंतों में तो उनको वैसे ही कोई विश्वास नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जनता का शासन से लिंक नहीं है, आपके मन में आपके साम्राज्य के प्रति, आपके शासक के प्रति भावना नहीं है, देशभक्ति नहीं है, तो क्या होगा, आएगा कोई भी मारेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। तो वही इस समय देखने को मिलेगा। राजपूत लोग अपने अलग हैं, राजस्थान वाले क्षेत्र में स्थापित हैं, बुंदेलखंड अलग किसी और के हाथ में है। हमें पता लगता है कि भाई जो पूर्वी भारत है वह अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। जो पाल हैं वह कमजोर स्थिति में है, शासन चला रहे हैं। दक्षिण भारत बटा हुआ है, और मुख्य रूप से वहां तो चोलों की स्थिति बनी हुई है। तो पूरी स्थिति इस प्रकार से हो गई। तो जब हमले हुए तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, और एक तरफ से छोटे छोटे साम्राज्यों को हराते हुए तुर्क लोग भारत में प्रवेश कर गए और सत्ता स्थापित कर ली। आगे हम जब बढ़ते हैं पता लगता है कि भाई राजपूतों की जो प्रशासनिक स्थिति थी वो अलग थी, सामंती थी मुख्य रूप से। बताते हैं कि अब यहाँ पर किसी की भी सेना होगी तो सामंती व्यवस्था में केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहता, जो सभी बात मैं आप लोग को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो यह पूरी राजनीतिक स्थिति भारत में इस समय बनी हुई थी। खंडन हो रखा था, विखंडन की वजह से ही सारा मामला गड़बड़ा गया। कहीं ना कहीं सामाजिक स्थितियां भी अनुकूल नहीं थी जो व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग शासक। तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग शासकों की वजह से सामुदायिक भेदभाव था, यानी कि अगर कहीं पे यादव शासन कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि यादव रहें, उनको ही बढ़ावा मिले और बाकियों का शोषण हो। कहीं पे अगर राजपूत है तो वो राजपूतों को प्रश्रय दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उन्हीं का बढ़ावा मिले। साथ साथ कहीं पे अगर गुर्जर प्रतिहार है तो वह अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, कहीं पांड्य है तो अपने समुदाय के लिए। इस प्रकार सामुदायिक भेदभाव शुरू हो गया, और जो साम्राज्य था वह साम्राज्य भी पूरी तरह से सामुदायिक
सामुदायिक ही हो गया था, एक ही समुदाय पे मुख्य रूप से केंद्रित था। जाति व्यवस्था शिखर पर दोबारा पहुंची, व्यवस्था बदली और ब्राह्मणों ने दोबारा से प्रभुत्व स्थापित कर लिया व्यवस्था में और दोबारा से शिखर पे पहुंच गए। तो फिर दोबारा शोषण होगा बाकी लोगों का और वह परेशान हो जाएंगे, तो वह भी व्यवस्था से कट जाएंगे और राजनीति में उन्हें कोई दिलचस्प नहीं रहेगा। वह चाहेंगे कि उनकी स्थिति सुधर जाए, तो फिर नए लोग आएंगे तो नई व्यवस्था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे भारत के जो लोग थे, सनातनी थे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, उनको आकर्षित किया जाएगा इस्लाम में और धीरे धीरे उनका परिवर्तन हो जाएगा और वह इस्लामिक बन जाएंगे। भारत की एक बड़ी जनसंख्या आने वाले समय में इस्लामिक देखने को मिलेगी। बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ने भारत की लोगों को आकर्षित किया। ये लोग आर्थिक स्थिति की वजह से तो आए थे, धनवान थे, हमारे मंदिर देख रहे थे कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो राजा महाराजा हैं, कहीं ना कहीं लिंक थे पूरी तरह से वह ब्राह्मणों से और मंदिरों से, इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में दान दे रहे थे। अब जो दान मंदिरों में या ब्राह्मणों को दिया जाता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, आप राजस्व नहीं लेंगे, तो इनको जितना मिला सब संचित होता गया, तो बड़े बड़े भंडार मंदिरों के पास इकट्ठे हो गए। कृषकों का लगातार शोषण हुआ क्योंकि वही खेती करते थे और रेवेन्यू भी उन्हीं से लिया जाता था, तो वह भी परेशान थे। बताते हैं कि जीवन जो था इन लोगों का पूरी तरह से विलासिता से ग्रस्त था, यानी कि लगातार ये लोग अच्छा जीवन जीने में लगे हुए थे और ये बहुत अधिक परेशान हो गए थे यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जब साम्राज्य के जो राजा है वह जनता से नहीं जुड़ रहा है, विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है और वह मदिरा पान कर रहा है, नृत्य में बिजी है, युद्ध से मतलब नहीं है, रण कौशल से मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ तो होगा ही, चीजें यहाँ भी परेशान हो जाएंगी। तो चीजें जो थी यहाँ पर व्यवस्था में पूरी तरह से गड़बड़ हो रखी थी और एक केंद्रीय शासन, अच्छे राजा, मजबूत स्थिति, मजबूत सेना, अच्छे पूरे के पूरे यहाँ पर योद्धा, सभी की कमी थी यहाँ पर, जिस वजह से लोग आए और भारत की संपदा के प्रति आकर्षित हुए। जब हमला किया तो प्रतिरोध नहीं मिला और भारत में उन्होंने अपने वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो वंश जो आया पहला वह गुलाम वंश कहलाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने ही पूरी व्यवस्था यहाँ पर शुरू की, संचालन शुरू कर दिया। 1206 में वह सिंहासन पर बैठा। तो स्वतंत्र शासन नहीं था, इसका पूरा का पूरा जो शासन था वह मोहम्मद गौरी के अधीन ही था, तो इस वजह से इसने खुद को गुलाम के रूप में स्थापित किया। आप उसके नाम पर शासन कर रहे हैं तो वंश का नाम भी गुलाम हो गया। और यह प्रथा सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होगी, आगे भी बढ़ेगी। बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश गद्दी संभालेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इल्तुतमिश पहले जो होंगे वह कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होंगे। बताते हैं कि इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, लेकिन इसकी रण कौशल से, इसके जो कौशल था, इसकी जो क्षमताएं थी, जो प्रतिभा थी इसमें, उससे प्रभावित होकर इसने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। तो दास्ता से जब इसको मुक्त किया तो ऐसी स्थिति में फिर बाद में इसको मौका मिल रहा है कि आप गद्दी संभालेंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के रूप में इसने गद्दी संभाली। ये हमें बाद में पता लग जाता है। साथ साथ फिर पता लगता है कि फिर जब बलबन आएगा तो बलबन बनेगा इल्तुतमिश का गुलाम, फिर वह मामला आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से आगे की चेन हमको देखने को मिलेगी। हालांकि फिर उसके बाद में इल्तुतमिश स्वतंत्र हो जाएगा और बलबन की तो स्वतंत्रता ऐसी होगी कि दूर दूर तक नाम है आज भी, है ना। इस दौरान अलग ही एक रुतबा बनाया था बलबन ने अपना, जो हम लोग को भारत के इतिहास में देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो अब बात हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की करते हैं। धीरे धीरे हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और अन्य शासकों को और राजवंशों को समझेंगे। हमें पता लगता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा तो उसने बहुत ज्यादा दान दिया, यानी कि ये चाहता था कि लोग प्रसन्न रहें। आप नए नए आए हो ना, अभी अब कोई नया नया आता है तो भाई उसके पास दो तरीके होते हैं जिससे कि वह लोगों से अपनी सत्ता को स्वीकार करवा ले। भाई एक तो होता है लोभ, ठीक है, आप भाई उनको लालच दो, उनको धन दो, दान दो, वे लोग खुश। उसके बाद में अब कभी कभी ऐसे तो करते हैं ना बहुत सारे घर में कि भाई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसको पढ़ना नहीं चाहता, तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर आप विद्यालय जाएंगे तो हम आपको टॉफी दिलाएंगे, लॉलीपॉप दिलाएंगे, या फिर कुछ और जो चीज उसको पसंद हो उसको वो दिलाने की बात हम लोग करते हैं। तो यह एक लोभ की विधि होती है। बच्चा उसके बाद प्रसन्न हो गया और वह विद्यालय जाएगा और खुशी खुशी रहेगा। बात क्लियर है सभी को। तो ठीक यही स्थिति यहाँ पर थी। जब नए नए लोग आए तो भाई कहीं ना कहीं डर था कि जनता विद्रोह ना कर दे, और शासन किस पे करोगे यदि जनता ने ही विद्रोह कर दिया तो। ऐसी स्थिति में उन्होंने शुरुआत में लोभ देना शुरू किया, यानी कि दान देने शुरू करे, ताकि सब लोग हमारे अधीन हो जाएं। जैसे कि समाज के प्रमुख वर्ग जो थे, मुख्य रूप से ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, क्योंकि जब आप इतनी दूर से आए हो तो पूरी सेना आपकी नहीं चलेगी, आपको स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसकी, तो स्थानीय लोगों को सेना में शामिल करवाएंगे। तो इसी प्रकार यह धन देंगे, दान देंगे और लोगों को आकर्षित कर लेंगे और लोगों की आस्था इनमें
अब बढ़ जाएगी, जिस वजह से लोग इनसे जुड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो माध्यम होता है वह लोभ होता है और दूसरा होता है क्या, बल। अब भाई कोई लोभ से नहीं माना तो फिर आप बल से मनवाते हैं। ठीक है, बलबन आएगा ना तो उसके नाम में ही भाई बल है, तो ऐसी स्थिति में बलबन पूरे बल का प्रयोग करेगा और सबको समझाएगा कि अभी ट्रांजिशन हुआ है और मैं बाकियों की तरह नहीं हूं, मुझे समझना भी मत। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर दान दिए बहुत सारे। बताते हैं कि इसने दान दिए तो इस कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है इतिहास में। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मैं चाहूंगा, क्योंकि प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ये। कई बार ये एग्जाम में इसी प्रकार की चीजें पूछता है प्री में, लेकिन मेंस के लिए भी आप जरूरी है कि कुछ बातें यदि पॉइंट में लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो और अच्छा हो जाएगा। कहते हैं मिन्हाज सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई कहा था उस समय। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐबक ने मेरठ के विद्रोह को भी शांत किया, और यह जो विद्रोह इसने शांत किया था लगभग 1192 ईस्वी में किया था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। तो इस समय इसने जब इस विद्रोह को शांत किया तो मोहम्मद गौरी इससे बहुत अधिक खुश हुआ, जिस कारण उसने इसे एक नई उपाधि से सम्मानित किया। क्या थी उपाधि? मलिक की उपाधि थी। यह अब उपाधियां भी जो हम देख रहे हैं कैसी हो जाएगी, इस्लामिक उपाधि है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इसमें अरबी शब्द देखने को मिलेंगे, उर्दू के शब्द देखने को मिलेंगे, ऐसी उपाधियां हो जाएंगी। हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ा था तो क्या देखा था, उपाधियां कैसी हो रखी थी? उपाधियां थी वहां पर विक्रमादित्य, चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, यानी कि कहीं ना कहीं संस्कृत की बहुत अधिक महत्ता थी या हिंदी की उपाधियां लोग धारण कर रहे थे। अब उपाधियां ऐसी नहीं रहेंगी, अब उपाधियां बदल जाएंगी। हम क्या देख रहे हैं कि आपको मलिक कह दे रहे हैं या फिर आपको क्या कह रहे हैं, हातिम ताई या लाख बख्श। तो अब ऐसी ही उपाधियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो व्यवस्था बदली है, इसीलिए काल बदल गया। आगे हमें पता लग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना, उसका दामाद इल्तुतमिश। कब से कब तक? 1210 से 1236। अब आप लोग को मैं एक खास चीज हमेशा पढ़ाता हूं, बताता हूं, जनरली हर क्लास में ये चीज रिपीट होती है कि जो पहला शासक होगा ना किसी वंश का, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ वंश को स्थापित करने की होती है। यह सिर्फ स्थापना करेगा और इसके सुदृढ़ीकरण और विस्तार का जो कार्य है, यह सभी कार्य बाद वाले शासक करेंगे। बात क्लियर है? अब आप एक चीज समझिए, मैंने आप लोग को यह बताया कि भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा और गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब बैठा था गद्दी पे? 1206 में। अब 1206 ईस्वी में जब वो बैठा, हमें यहाँ पर सोर्स में यह पता लग रहा है कि 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश आ गया। तो कितना समय मिला था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को? मात्र और मात्र 4 वर्ष। अब 4 वर्षों में कोई क्या ही कर लेगा? अब क्या ही अभियान करेंगे, क्या ही कोष इकट्ठा करेंगे और क्या ही आप यहाँ पर सेना तैयार करेंगे। तो इस व्यक्ति को जिम्मेदारी सिर्फ इतनी मिली कि आप साम्राज्य को स्थापित कीजिए। अब भाई सारा का सारा काम संभालेगा इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, इसी को माना जाएगा और कहेंगे कि स्थापना तो मुख्य रूप से इसके काल में हुई। ठीक है, तो बताते हैं कि शुरुआत में यह बदायूं का इक्तेदार था, एक तरह से गवर्नर की एक टर्म होती थी, इसको इक्तादार कहा जाता था। यानी कि आपके अधीन बस एक छोटा क्षेत्र है, वहां से आपको रिवेन्यू वगैरह लेना है, जिम्मेदारी संभालनी है। ठीक है, अगर कोई विद्रोह हुआ तो आप दबा भी सकते हैं, यह सभी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। हालांकि इसका जो महत्व था वो अधिक होता गया, तो बाद में सोचा कि भाई आप दामाद भी हैं तो ऐसी स्थिति में आप ही गद्दी संभालेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश गद्दी पे आ जाता है। हमें पता लगता है कि भाई अब ये जो बदायूं था इस समय, यानी कि जहां पर इल्तुतमिश इक्तेदार था, तो कह रहे हैं कि इस समय बदायूं का विशेष महत्व हुआ करता था पूरे साम्राज्य में और सर्वोच्च स्थान था। तो सर्वोच्च स्थान पे आप मामला संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हाईलाइटेड रहेंगे। ठीक है, जनरली हम लोग अभी भी तो यही देखते हैं ना कि जैसे कि भाई इस काल में, इस सल्तनत में क्या हुआ, बदायूं प्रमुख था, तो इसी वजह से इल्तुतमिश की कहीं ना कहीं महत्व इसने बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार आज हम देखते हैं कि भाई दिल्ली का विशेष महत्व होता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री से तो सभी लोग परिचित ही हैं। तो हमेशा लोगों की नजर रहती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार हमें पता लग रहा है इल्तुतमिश के बारे में। आगे हम देखते हैं कि इसने क्या किया, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की, इसको भी दिल्ली अच्छी लगी, इसको लगा कि हाँ ये अच्छी जगह है और इसीलिए इसने क्या किया कि दिल्ली को अपनी राजधानी स्थापित कर दिया। अब एक और ट्रांजिशन पिछले काल से हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। कैसे? पहली बात तो भाई यहाँ तो इस्लाम की स्थापना हो गई है, बाहरी लोग शासन करने शुरू हो गए। दूसरी बात, अब हमें यहाँ पर यह पता लग रही है कि जैसे जैसे हम लोगों ने भाई प्राचीन भारत का अंत किया तो राजनीतिक केंद्र कौन था? राजनीतिक केंद्र था कन्नौज।
सब लड़े कन्नौज के लिए, उत्तर भारत में पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के ऊपर हुआ था। अब कन्नौज की जो मुख्य लड़ाई थी वो लड़ाई बदल जाएगी अब दिल्ली की लड़ाई में, और जो लड़ेगा वो दिल्ली के लिए लड़ेगा। अब दिल्ली इन लोगों ने महत्वपूर्ण बना दिया। तो समय बदल रहा है और समय के साथ स्थान का महत्व बदल रहा है। अब कन्नौज से किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा कि कोई भी वहां रहो, अब मेन सेंटर जो है वो दिल्ली है। तो किसने शुरू किया यह काम? इल्तुतमिश ने इसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर दिल्ली से रिलेटेड या आगे पता लगेगा कि दिल्ली से कैसे अब राजधानी परिवर्तित होती है और उत्तर प्रदेश चली जाती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्योंकि अब आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि आगरा महत्वपूर्ण हो जाएगा बादशाहों के काल में। कब? मुगल बादशाहों के समय आगरा का विशेष महत्व हो जाएगा, और बाद में हम पता लगेगा कि एक समय फतेहपुर सीकरी की भी खास महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग इससे समझते हैं चीजें क्या क्या यहाँ शामिल हैं। तो हमें पता लग रहा है कि भाई दिल्ली का प्रथम सुल्तान जनरली हम लोग इल्तुतमिश को कह देते हैं, क्योंकि पता लग गया हम लोग को कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ खास नहीं किया। हालांकि इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पहले कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो आप उसके गुलाम हुए, तो इसलिए आप गुलाम के गुलाम हो गए। आगे हमें पता लगता है कि यह पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने नियमित रूप से सिक्कों का संचालन शुरू कर दिया। कहते हैं कि इसने सिक्के शुरू किए। कैसे शुरू किए? शुद्ध अरबी शैली में। एक और बड़ा परिवर्तन, अब से पहले सिक्के कैसे आ रहे थे? प्राचीन भारत में सिक्के थे हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए, उपाधियां लिखी हुई थी उसके ऊपर हिंदू या संस्कृत में, या फिर हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं शासकों की जो एक आकृति थी वो उस पर बनाई जाती थी। अब चीजें बदल गई, इनके जो सिक्के होंगे वो अरबी शैली में आएंगे, यानी कि ये अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। मैंने आप लोग को हमेशा ये बात बताई है कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो अकेला नहीं जाता, वह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना रहन सहन, खान पान, हर एक चीज लेके जाता है। ये लोग वही काम कर रहे हैं, जो जो चीजें ये लोग अपने देश से लाए सब अब भारत में शामिल कर रहे हैं। सिक्के भी इन्होंने अपने यहाँ के अनुरूप ही चलाए हैं। पता लगता है कि इन्होंने जो चांदी का सिक्का चलाया उसको ये टंका कहते थे, वहीं इसके अलावा तांबे के सिक्के जो चलाए गए थे उसको जीतल के रूप में जाना जाता था। हमें पता लगता है कि इल्तुतमिश ने अपने लिए 40 सरदारों का एक समूह बनाया। ठीक है, यह चाहता था, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों ने पिछला टर्म जब पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास में तो पता लग रहा था कि भाई शासक के 9 रत्न हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 रत्न वाली टर्म, 7 रत्न वाली टर्म ये चलती रहती है। जनरली जो राजा होता है एक तरह से अपने लिए मंत्री परिषद बनाता है और चाहता है कि उसकी जो मंत्री परिषद रहे वह उसको समय समय पर सलाह दे, जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने में मदद करे और साम्राज्य के विस्तार में परेशानियां ना हो। तो सलाह मशवरा के लिए, सभी काम के लिए ये सब चीजें होती थी। आज भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो अपनी कैबिनेट लेके चलते हैं और अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे होता था। जैसे नवरत्न, और हम लोगों ने अकबर के काल में भी ऐसी चीज देखी कि उसके प्रमुख व्यक्ति थे ऐसे ही। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने अपने लिए 40 सरदारों की एक समूह बनाया। इस समूह को क्या कहते थे? तुर्कान ए चहलगानी, या इसको चालीसा के रूप में भी जाना जाता था। तो कह रहे हैं कि यह अब मुख्य समूह है, इस समय यही सारे के सारे काम करेगा, सब कुछ संभालेगा और राजा को सलाह भी यही देगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि इल्तुतमिश को तो ये अच्छा लगेगा, वह सुनेगा इन लोगों की कि हाँ आप लोग जो कह रहे हो कहीं ना कहीं ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बाद में बलबन कहेगा कि क्या बिना मतलब की संस्था बना दी है, क्या ही जरूरत है इसकी, कौन हो तुम, हमें सलाह दोगे? हम जब राजा हैं तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे, हमें पता है क्या सही गलत है। बलबन इसको खत्म कर देगा। तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की और अगले काल में ही बलबन इसको निपटा देगा। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता लगता है कि इल्तुतमिश के बाद अब बलबन आ गया। कब से कब? 1265 से 87 ईस्वी तक अभी यह रहेगा यहाँ पर। तो दिल्ली के शक्तिशाली शासकों में से एक इसको माना जाता है, हालांकि यह पूरी तरह से हिंदू विरोधी हुआ करता था उस समय। ठीक है, यह इस्लाम को प्रमोट करेगा भारत में। इसने चहलगनी को शुरुआत में आते ही निपटा दिया और उसने देवीय राजत्व का सिद्धांत, या इसको हम लोग कहते हैं राजत्व के सिद्धांत की इसने स्थापना की। तो राजत्व का स्थान चला दिया इसने। अब सिद्धांत जो चला है इसमें सिजदा और पैबोस करवाएगा लोगों से। ये लोगों को बोलेगा कि आओ, आने के बाद में क्या करो, मेरे चरणों में भाई तुम लोग आकर के सजदा करो। ठीक है, आके झुको। तो सिजदा करना है झुक करके, और बिल्कुल लेट जाएंगे तो पैबोस हो जाएगा। तो यह इन्हें नई टर्म शुरू करी, यानी कि इसने बताया लोगों को कि राजा जो है ना वो आपके समान नहीं है, आपके बराबर नहीं है, वो विशेष है। और राजत्व उसका सिद्धांत जो बना था उसका मतलब यह था कि राजा वास्तव में राजा नहीं है, आप लोगों के समान नहीं है। राजा इज इक्वल टू होना चाहिए ईश्वर या देवता। हम
भगवान की जगह है, तो आप सम्मान ना समझें, दरबार में ना चले आए, पहले हमारे सम्मान में आप लेटें या झुक जाएं, ताकि हमको अच्छा लगे और लोग समझे कि हाँ ये व्यक्ति विशेष है। उसके बाद बाकी बातचीत अगर कुछ होगी तो सुनेंगे। हम आपकी जो भी बातें सुनेंगे वो ईश्वर के रूप में सुनेंगे, यानी कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, कहते हैं ना कि प्रभु हम लोग के लिए यह कार्य करवा दो, बच्चे की नौकरी लगवा दो, इत्यादि इत्यादि, तो बिल्कुल आप हमसे आके कहेंगे, लेकिन उसी स्वरूप में जैसे आप ईश्वर से वंदना करते हैं। बात क्लियर है। हालांकि इसकी एक खास बात ये पता लगती है कि इसने फारसी त्योहार नौरोज को शुरू करवाया उस समय और लोगों को अनुमति दी कि आप लोग उसको मनाइए। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बात बलबन से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग को तो तुगलक की बातें पता लगती हैं कि तुगलक वंश कैसे कैसे आया है भारत में। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन हम लोग जनरली भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो वही चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। बताते हैं कि भाई तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में 2 शहर बसाए। तो उत्तर प्रदेश की खास बात है, हम लोग को नोट डाउन करती चलनी है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है। कह रहे हैं कि भाई फिरोज शाह तुगलक आए, गद्दी पे बैठे, मामला संभाला, तुगलक वंश की स्थापना हुई। और बताते हैं कि यहाँ पे इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 शहर बसाए, जौनपुर और फिरोजाबाद। बाद में हम पता लगेगा कि जौनपुर के ऊपर शर्कियों का स्थापना हो जाएगी, वह लोग पूरा उसका संचालन करेंगे। लेकिन बताते हैं कि जो इन्होंने स्थापना की थी जौनपुर की, वो क्यों की थी, तो बताते हैं कि इनके चचेरे भाई फखरुद्दीन जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक जिनको कहा जाता था, उनकी याद में ही इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना कराई थी। बात क्लियर है। आगे हमें यही पता लग रहा है कि दूसरा शहर जो फिरोजाबाद था, इसकी इन्होंने स्थापना यमुना नदी के तट पर की थी और उसको इस समय फिरोज शाह कोटला के रूप में जाना जाता था। दिल्ली में आज भी फिरोज शाह कोटला नामक जगह है, इनका पूरा का पूरा फोर्ट बनाया हुआ है, वहां पे पूरा किला है। आप लोग कभी भी अगर दिल्ली में है तो देखने जा सकते हैं, दिल्ली गेट के जस्ट पास में ही है। हालांकि यहाँ पे जो स्टेडियम था पहले, उस स्टेडियम को भी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के रूप में जाना जाता था। हालांकि कुछ वर्ष पहले ही भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को फिरोज शाह कोटला नहीं बल्कि अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में जाना जाएगा। बात क्लियर है। तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, सभी हम लोग के सामने है। ठीक है, बताते हैं कि भाई फिरोज शाह तुगलक ही वह व्यक्ति था जिसने मेरठ में अशोक के स्तंभ लेख को निकलवाया और वहां से उसको निकलवा कर वो दिल्ली ले आया था। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण कार्य भी इसी व्यक्ति ने किया था। जनरली कभी कभी यह प्री में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पता लग रहा है अब जौनपुर के शर्की राजवंश के बारे में। तो जैसे जैसे टर्म बदली वैसे वैसे हमें पता लगता है कि एक समय आया जौनपुर में शर्की आ गए। अब हम लोग शर्की क्यों पढ़ रहे हैं तुगलक के बाद, क्योंकि अब मिला जुला काम चलेगा। जैसे कि लौदियों को या बाकियों को हम लोग अब शर्कियों के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये कहेंगे कि जौनपुर हमारा है, लेकिन दिल्ली वाले कहेंगे कि भाई दिल्ली के अधीन ही है जौनपुर, तो ये उनकी सत्ता नहीं स्वीकारेंगे और वह इनको अलग नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि आप हमारे अधीन हो। कई बार ऐसा होगा कि इनको आपस में लड़ना भी पड़ेगा। कैसे कैसे, तो बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इस साम्राज्य की, इस राजवंश की स्थापना होगी। कौन करेगा, बताते हैं कि सरवर ख्वाजा जहां नाम का एक व्यक्ति था, वह आएगा और उसको जौनपुर अच्छा लगेगा, तो इसलिए वह सोचेगा कि इसको दिल्ली से अलग कर लिया जाए और यहाँ पे ही अपना साम्राज्य, अपना राजवंश स्थापित कर लिया जाए। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली में अलग वंश चल रहे हैं, लेकिन जौनपुर में अलग, लेकिन गैप बहुत अधिक नहीं। दिल्ली से जौनपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए ये लोग साम्राज्य विस्तार की चाहत में आपस में लड़ पड़ेंगे और मर जाएंगे उसके बाद ही। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसा रहा इनका इतिहास। तो हमें पता लगता है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई। कहते हैं कि शर्की शासकों ने लगभग 90 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत का प्रतिरोध किया, यानी कि 90 वर्षों तक ये लोग जौनपुर की गद्दी पे बैठेंगे और लड़ते रहेंगे, कहेंगे कि जौनपुर आपका नहीं है, जौनपुर हमारा है। आगे कह रहे हैं कि भाई यह हमेशा कहेंगे कि भाई कन्नौज और दिल्ली के जो सीमावर्ती जिले हैं उन पे आपका अधिकार नहीं है। किससे कह रहे हैं ये, दिल्ली वालों से कह रहे हैं। उस समय की दिल्ली आज वाली दिल्ली नहीं थी। दिल्ली मतलब था पूरे का पूरा एक साम्राज्य जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। और बताते हैं कि उनकी जो दिल्ली हुआ करती थी ना, उसमें अच्छा खासा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आता था। हालांकि अब तो हम इसको राजधानी के रूप में जानते हैं, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य था जिसको यह पूरा का पूरा दिल्ली कहा करते थे उस समय। ठीक है, तो हमें आगे पता लगता है इसके बारे में कि 1394 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्फ यानी कि
पूर्व का स्वामी की उपाधि दे दी। किसको दी है इन्होंने? ख्वाजा जहां को दी है, किसकी? मलिक उस शर्फ की उपाधि दे दी। बताते हैं आगे कि भाई यहाँ पे जौनपुर का जो पूरा वैभव है बहुत अधिक बढ़ जाएगा, इसी वजह से जौनपुर को पूर्व का शिराज की उपाधि भी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, कहेंगे कि जो जौनपुर है यह पूर्व का शिराज है। क्यों कह रहे हैं इसको शिराज? तो हमें पता लग रहा है कि इसको सिराज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान में एक जगह है जिसको सिराज कहते हैं, बहुत ही प्रमुख शहर है उसका, तो उसी से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उसके समतुल्य हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो देखा उसी की तो बात ये लोग करेंगे ना। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो चीज पहले देख लेते हैं ना, हम उसको दूसरे को भी उसकी तुलना करते हैं। जैसे कि भाई मान लीजिए कि अगर आपको कहना है ताजमहल की चमक के बराबर किसी को, तो पहले आप ताजमहल देख लेंगे, बाद में आपने कोई दूसरी बिल्डिंग देखी तो आप कहेंगे कि ये जो भवन है ये बिल्कुल ताजमहल की तरह ही चमक रहा है, तो आपने उसको आपस में रिलेट कर दिया, तो ताजमहल के रूप में ही अब वो आगे जाना जाएगा। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से टर्म जो है चलेगी। इन लोगों ने पहले सिराज को देखा था, तो इसीलिए जब ये जौनपुर आए तो उसको उन्होंने पूर्व का सिराज कह दिया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें चल रही हैं आगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज लोगों ने पूरा का पूरा इतिहास लिखा और इतिहास लिखते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया, जबकि टर्म ये उल्टी होनी चाहिए। यदि भारत का कोई व्यक्ति फ्रांस का इतिहास लिखता तो वह साफ साफ नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कह देता, यह टर्म वहां बन जाती। ठीक है, तो मामला क्लियर है। तो यानी कि जो चीज हम पहले देख लेते हैं या जिसको हम परिचित होते हैं, ठीक उसी को हम आगे कन्वे कर देते हैं। वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। कह रहे हैं कि इन लोगों ने शासन तो किया लेकिन इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की? अब टर्म समझ लीजिए। दरअसल सुल्तान की उपाधि वह लोग धारण करते थे जो दिल्ली पर शासन करते थे, लेकिन शर्की इन लोग को खुद से अलग मानते थे, कहते थे कि हम वो नहीं है जो वहां है। तो ऐसी स्थिति में ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए और अभी बादशाह की उपाधि तो आई ही नहीं है, तो इसलिए ये लोग परिचित नहीं है उससे। ठीक है, बताते हैं कि भाई कुछ खास लोगों ने जौनपुर पे शासन किया, जिनकी पूरी की पूरी सूची आप लोग के सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यदि जौनपुर पूछ लिया ना तो आप लोग को बताना पड़ेगा। और जौनपुर की अगर मैं बात करूं वास्तुकला की, तो आप लोग के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वो वास्तुकला वाला सेगमेंट, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूं और सारी बातें आप लोग के लिए ही हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो चले जाइए, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट में आपको वहां पे वो देखने को मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका क्वेश्चन शर्की वंश से आ गया तो वास्तुकला को इंक्लूड कीजिएगा प्रश्न की मांग के अनुसार और देखिएगा कितने अच्छे अंक आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो मलिक करनफूल मुबारक शाह, इब्राहिम शाह शर्की, यह बहुत महत्वपूर्ण है इस वंश में। महमूद शाह शर्की, मोहम्मद शाह शर्की और हुसैन शाह शर्की, इन सभी लोगों ने शासन किया। इसके बाद में यह कमजोर हो जाएगा और फिर इस वंश की भी समाप्ति हो जाएगी। हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, यानी कि इसने यहाँ पर साहित्य और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण विकास किया। अब इसका जो विकास हुआ उसी से जौनपुर का जो महत्व है बहुत अधिक बढ़ जाएगा और इसको भारत की शिराज की या पूर्व के शिराज की उपाधि मिल जाएगी। हुसैन शाह शर्की के समय बताते हैं कि दिल्ली और जौनपुर का संघर्ष अपने चरम पे था, यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे और हुसैन शाह शर्की जो जौनपुर की गद्दी पे बैठा हुआ था, ये लोग आपस में बहुत अधिक लड़े। मैंने बताया ना कि कभी ये आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली वाले कहेंगे जौनपुर हमारे अधीन है, जौनपुर वाले कहेंगे कि अपने क्षेत्र में राज करो और यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इधर नजर उठा के देखो। इसीलिए ये लड़ पड़ेंगे आपस में और इनकी जो लड़ाइयाँ होंगी उसमें बहुत लोग मरेंगे। तो चरम पे पहुंच जाएगा कब? हुसैन शाह शर्की के काल में। कहते हैं कि भाई इस काल में अंततः बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अपना अधिकार कर लिया। तो अंत इसका इस प्रकार होता है कि बहलोल लोदी शर्कियों को हरा देता है और लोदी साम्राज्य के अधीन, लोदियों की राजधानी दिल्ली। तो कह रहे हैं कि इसी समय की कहानी है जब लोदी यहाँ पर मामला पूरा का पूरा संभाल रहे थे, तो दिल्ली जौनपुर की लड़ाई हुई और लोदियों ने अपने अधीन कर लिया, जौनपुर को सीमा में मिला लिया। अब जौनपुर का इतिहास आगे अलग नहीं रहेगा और लोदियों के अनुरूप ही इनका इतिहास चलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र अब लोदियों ने कवर कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लगातार सुल्तान काल में भी, जो सल्तनत काल है उस दौरान भी उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है और इसके अनेक क्षेत्रों को कोशिश की जा रही है कि अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। ठीक है, तो बताते हैं कि भाई तैमूर का आक्रमण भी हुआ था। कब हुआ था? कहते हैं कि जब नया नया शर्की साम्राज्य स्थापित हुआ था तो उसके बाद ही यहाँ पर तैमूर ने आक्रमण किया था, बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी। ठीक है,
और तैमूर ही वह व्यक्ति था जिसने तुगलक वंश के शासन को भी भारत से खत्म कर दिया था। ठीक है, तो यह बीच में चर्चा आती है कहीं कहीं पे तैमूर के आक्रमण की भी। ठीक, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, बहुत अधिक जरूरी नहीं है और संभावनाएं भी कम है कि इसको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आक्रमण मुख्य रूप से दिल्ली से संबंधित था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जब आग उठती है तो लपटें आ ही जाती, तो वही वाली स्थिति इनके साथ में हुई थी। आगे हम लोग को पता लगता है कि 1414 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इस समय बाबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बाबर साहब आए और बाबर साहब ने आने के बाद फिर अपने मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर की। यह भी खुद को चगताई तुर्क कहा करता था। ठीक है, कहता था कि भाई मैं भी तुर्कों से ही संबंधित हूँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसने मंगोलों का सहारा लिया, उनका वंशज बताया खुद को, भारत में इसने स्थापना करी अपने मुगल काल की। ठीक है, तो अंत तक बताते हैं कि 1414 से 1526 तक सैयद और लोदी शासन करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे मामला आगे बढ़ेगा और इनका मामला बढ़ते बढ़ते फिर बाद में बाबर के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहानी इतनी क्लियर है सभी को। तो कहते हैं आगे कि लोदी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। हालांकि बताते हैं इस समय की जो दोआब का अधिकांश भाग था यह मुख्य रूप से अलग अलग हिंदू शासकों और मुसलमान शासकों के अधीन हुआ करता था। यहाँ पर यह भी बताते हैं कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, पूरा साम्राज्य था, वह दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। कौन सा साम्राज्य, यानी कि जो शर्की साम्राज्य था और जो उत्तर प्रदेश का बड़ा क्षेत्र था, यह इन सबके अधीन चला गया। सिकंदर लोदी ने अच्छा खासा शासन किया और बाद में बताते हैं कि सिकंदर लोदी के जो कारनामे थे, जो कार्य थे इसके, वह सब आगरा तक पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या होगा, आगरा शहर स्थापित करेंगे, यानी कि जो खंड है पूरा का पूरा, जिसको हम लोग आज आगरा जिला के रूप में जानते हैं, आगरा जिला को जो आगरा नाम था वो इसने दिया। अब यहां से इसको आगरा नाम मिलेगा और शुरुआत हम देखेंगे कि दिल्ली राजधानी है, लेकिन इन्होंने कहा कि आगरा हमारी उपराजधानी। हम आज भी देखते हैं ना कि कोई हमारी मुख्य राजधानी, कोई हमारी इसके अलावा सांस्कृतिक राजधानी, कोई आर्थिक राजधानी होती है। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि दिल्ली को मुख्य राजधानी और आगरा को अपनी उपराजधानी बना दिया, जिस कारण अब हमें पता लगेगा कि आगरा का महत्व भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे अब लोदी के बाद में मुगल आ जाएंगे तो वह दिल्ली से हटा के अपना ध्यान आगरा पे केंद्रित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहली बात तो थोड़ा सा मध्य में आप चले जाते हैं, कोई आक्रमण करेगा तुरंत आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसके अलावा जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं आगरा संबंधित, ये आपको मुगल काल में ही मैं बताऊंगा। ठीक, सब कुछ अचानक से एक साथ नहीं जान लेना है, थोड़ा ज्यादा लोड हो जाएगा। धीरे धीरे सब बात आप लोग तक पहुंचाई जाएंगी, आपको सब बातें धीरे धीरे बताई जाएंगी। पता लगता है कि बाबर आएगा, 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ेगा, फिर पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेगा और अपनी व्यवस्था चलाएगा। लेकिन बताते हैं कि अभी विद्रोह का सामना इसको करना पड़ेगा। अब सब जगह पर छोटे छोटे शासन आज चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कल्पी, इटावा, कन्नौज, यहाँ पे छोटे छोटे शासक राज कर रहे थे। तो क्या होगा भाई, प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, तो युद्ध के बाद ही बाबर इन पे नियंत्रण स्थापित कर पाएगा, जो कि हम देखते हैं कि बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी भारत में आने के बाद में। बात क्लियर है। तो यह जो बातें थी सभी महत्वपूर्ण बातें दिल्ली सल्तनत से संबंधित थी, तो जो भी जरूरी था आप लोग के जानने के लिए वह सभी बात आप लोग को मैंने बताई है। लेकिन मुगल काल अब बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुगलों का जो मुख्य कर्म भूमि थी वह उत्तर प्रदेश की भूमि ही थी। तो बहुत सारे युद्ध और इनके बहुत सारे कार्य, अलग अलग भवन जो इन्होंने बनवाए, ताजमहल, लाल किला इत्यादि, यह सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सब बातें तो आप लोग वास्तुकला में समझ लीजिए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला बताई थी मैंने आपको। साथ साथ में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा था यह वंश, इन्होंने क्या क्या परिस्थितियां बनाई, कैसी कैसी विशेषताएं थी, कैसा समाज था। हर एक बात आप लोग को यहाँ पर देखने जानने को मिलेगी अगली वीडियो में, जो मुख्य रूप से मुगल काल से संबंधित होगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ नई बातों को जानेंगे समझेंगे। और अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, बाकी साथियों तक भी वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।